आज हमारा पार्ट 2 का पहला लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि उनको हमारे आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो मिल सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला लेक्चर वो है होम्योस्टेसिस का। अब ये होम्योस्टेसिस जो है ये क्या होता है? होम्योस्टेसिस हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अगर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ये जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनका एक स्पेसिफिक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो कि मैच करता है विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इनका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ये मैच करता है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है इसके अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही होती हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही होती हैं। अब ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं ये वाइड रेंज होती हैं, बड़ी चेंजेस होती हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती हैं। और इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर भी चेंजेस आती हैं। तो ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से आ रही होती हैं। तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, उसको मज़ाहमत करते हैं। और ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही होती हैं उनके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखा जा सके। और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर ये इसके सेल्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। ये सिर्फ मैं 2 सेल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है कंप्लीट और इसके अंदर ये सेल्स मौजूद हैं। ये इसका न्यूक्लियस जो है ये होता है। तो ये सेल्स हैं इसके और इनके अंदर ये इसका न्यूक्लियस मौजूद है। अब ये हमारे पास जो है ये होल ऑर्गेनिज्म होता है और इस ऑर्गेनिजम्स का ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और ये जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट। अब ये जो इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, वाइड रेंज चेंजेस आ रही हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं कि ये चेंजेस आ रही हैं, वाइड रेंज चेंजेस आ रही हैं। ये जो एरो है ये वाइड रेंज चेंज को जो है ये शो कर रहा है। जितना बड़ा एरो ड्रॉ कर रहे हैं उतनी ज़्यादा चेंज जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर आ रही है। तो ये एक वाइड रेंज चेंज होती है और ये वाइड रेंज चेंज जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करती है। तो इसका इफेक्ट इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है इसके अंदर यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है, इसको हम नाम देते हैं कंट्रोल सिस्टम का। तो दैट्स कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम जो इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये ब्लू में हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो दैट्स अ कंट्रोल सिस्टम। तो ये कंट्रोल सिस्टम जो है ये कहलाता है। तो ये जब
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाइड रेंज आती है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में लगा हुआ जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये इस चेंज को रेजिस्ट करता है और इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करता है, जिसकी वजह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज आती है वो शॉर्ट रेंज आती है, नैरो रेंज आती है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये नैरो रेंज चेंज आ रही है विद इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास टू टाइप्स का इन्वायरमेंट होगा विद इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सेल का अपना इन्वायरमेंट होगा और दूसरा सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट होता है। अब ये जो सेल का इन्वायरमेंट होता है इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट, जो सेल के अंदर वाला है इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट का इसको नाम देते हैं। और वो इन्वायरमेंट जो आउटसाइड द सेल पाया जाता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो सेल के अंदर भी दो तरह का इन्वायरमेंट है, एक सेल का बाहर वाला इन्वायरमेंट है और एक सेल का अपना इंटरनल इन्वायरमेंट है। इसी तरह जो सेल के बाहर चेंज आएगी विद इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म वो थोड़ी सी वाइड रेंज की होगी और उसकी कंपैरिजन करें उस चेंज के साथ जो सेल के अंदर आएगी तो वो शॉर्ट रेंज होती है, क्योंकि सेल के अंदर भी उसका अपना कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जो उसके बाहर वाले आने वाले इन्वायरमेंट में जो चेंज होती है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो अगर हम ये देखें ये सेल है तो ये इस सेल का बाहर वाला इन्वायरमेंट है, इसके अंदर ये चेंज आ रही है। अब ये चेंज होती है जो सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में आ रही है वो सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को भी चेंज करने की कोशिश करती है, इसके अंदर भी चेंज लेके आती है। तो अगेन इस सेल के अंदर भी जो है ये सिस्टम लगा होता है जिसको हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब ये जो सेल का कंट्रोल सिस्टम होता है ये वाला, ये कंट्रोल सिस्टम इस चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में अगेन जो सेल के अंदर चेंज आएगी, लेट्स सपोज दैट द चेंज विच टेक प्लेस विद इन अ सेल, तो ये अगेन स्मॉल हो जाएगी। तो ये जो चेंज है ये एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज आती है विद इन द सेल। तो एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज आ रही है विद इन द सेल्स, जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बल्कि जो सेल होता है उसके अंदर भी कंट्रोल सिस्टम लगा होता है और वो ओवरऑल बाहर से आने वाली चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज करते हैं और अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं। इसको एग्जांपल को हम देखते हैं, इसको एक जो है ह्यूमन बॉडी से एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कि बाहर का जो है टेम्परेचर, जैसा कि आजकल है अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात हम करते हैं, तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसका टेम्परेचर जो है हम फर्ज कर लेते हैं ये इंक्रीज करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, और 30 सेंटीग्रेड से ये इंक्रीज करके 40 सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है। ये एक चेंज है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज किया है। ये एक वाइड रेंज चेंज है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है। तो ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर में चेंज आई है ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज करने की कोशिश करती है। और ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट, तो ह्यूमन बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर भी ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आई है विद इन द टेम्परेचर, ये ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करती है। जबकि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना बढ़ता है, ह्यूमन के जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है वो 36.1 सेंटीग्रेड से लेकर मैक्सिमम जो टेम्परेचर बढ़ता है वो 37.8 सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। तो अगर इन दोनों चेंजेस को कंपेयर करें, टेम्परेचर चेंजेस को विद इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो ये दोनों चेंजेस जो हैं उनसे पता चलता है कि जो बाहर वाली चेंज होती है वो वाइड रेंज है, जबकि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आती है वो शॉर्ट रेंज, नैरो रेंज पर मुश्तमिल होती है। उसकी रीजन ये होती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये कंट्रोल सेंटर लगा हुआ है।
ये कंट्रोल सेंटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बाहर से आने वाली चेंजेस के इफेक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं और इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। उस चीज़ को ही हम नाम देते हैं, होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट पाए जाते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के, जिनको मेंटेन रखा जाता है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है इसके अंदर जो है हम 3 कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो होते हैं जिनको मेंटेन किया जाता है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ये वाटर और सॉल्यूट होता है जिसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इनकी एक ख़ास कंसंट्रेशन होती है नाइट्रोजनस वेस्ट की, वो भी एक ख़ास लेवल के ऊपर रखी जाती है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल एक ख़ास हद से बढ़ जाता है तो उनको भी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो थर्ड जो हमारे पास आता है दैट्स अ टेम्परेचर। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं विद इन द बॉडी जिनको मेंटेन रखा जाता है और ताकि होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी मेंटेन रहे और लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकें। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस की बात करते हैं कि हमारे पास होम्योस्टेसिस की टाइप्स कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो ये जो होम्योस्टेसिस है इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट हम देखते हैं, दैट्स द फर्स्ट कंपोनेंट जो हम देखते हैं। तो उसके लिहाज से इसको फर्स्ट टाइप हम बताते हैं एंड दैट टाइप इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड द साल्ट between the body and the environment is known as osmoregulation। अब osmoregulation के बाद हमारे पास सेकंड जो टाइप इसकी आती है that's known as excretion। excretion हम कहते हैं removal of nitrogenous waste from the body। removal of nitrogenous waste from the body is called excretion। और जो इसकी थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है दैट्स अ थर्ड टाइप दैट इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो टॉलरेबल रेंज इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। अब समटाइम इसको डिफाइन किया जाता है थर्मोरेगुलेशन को हम जनरल कह देते हैं मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन, जो कि सही नहीं है। अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन करें तो वो यही बनती है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो टॉलरेबल रेंज इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। क्योंकि कभी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का टेम्परेचर, ख़ास तौर पे जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, कभी भी उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक लेवल के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर जो है वो फिक्स नहीं रहता, बल्कि नैरो टॉलरेबल रेंज के अंदर जो है वो वेरी करता रहता है। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन की बात कर ले तो ये ह्यूमन के अंदर आप देखें तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ये नैरो टॉलरेबल रेंज है जिसके अंदर जो है वो वेरी कर रहा है, यानी 36.1 से लेकर 37.8 सेंटीग्रेड के दरमियान जो है ये वेरी कर रहा है ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर। इस वजह से हम ये कहते हैं कि रेगुलेशन आर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो टॉलरेबल रेंज इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस की
तो होम्योस्टेसिस जो है वो दोनों लेवल्स के ऊपर हो रहा होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी होम्योस्टेसिस में रोल प्ले कर रही होती है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रही होती है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स की बनी होती है, और सेल्स भी अपने तौर पे ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे होते हैं, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस हवाले से। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स, तो ये तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सेल्स के बने होते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सेल्स के बने होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर भी कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, जिसकी मदद से ये होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं। और इनके जो सेल्स होते हैं उनके पास भी अपना कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसकी मदद से ये होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये ओवरऑल ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके पास अपना कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी मदद से ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहा है। और इसके बाद ये जो सेल है, सेल का अपना कंट्रोल सिस्टम है, और ये अपने कंट्रोल सिस्टम की मदद से जो है ये अपने अंदर आने वाले चेंजेस के इफेक्ट को मिनिमाइज कर रहा है, और अपने होम्योस्टेसिस को इस सेल ने भी मेंटेन किया हुआ है। और ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स जो होते हैं इनको भी इनके इंटरनल इन्वायरमेंट में भी डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो पाई जाती हैं, जिनके लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक सेल है, दैट्स अ सेल। अब इस सेल के अंदर, दैट्स अ सेल, अब ये सेल का दो तरह का इन्वायरमेंट है। लेट्स सपोज हियर इज अ सेल। तो ये हमारे पास सेल है, और ये इसका जो है ये न्यूक्लियस आ जाता है, इट्स अ न्यूक्लियस। अब ये जो सेल होता है इसको जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल ये जो सेल होता है इसको एक ख़ास लेवल जो है वो वाटर का चाहिए होता है इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। इसके साथ साथ वाटर के साथ साथ इस सेल के अंदर जो है वो सॉल्यूट जो है उसकी भी एक ख़ास कंसंट्रेशन जो है वो चाहिए होती है। इसके अलावा इस सेल्स के अंदर मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो अदर केमिकल्स भी पाए जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशंस को भी जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जो सेल है इसके अब अपने अंदर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को जो है ये रेगुलेट कर रहा है। तो ना सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म बल्कि उसकी बॉडी का हर सेल अपने तौर पे अपना अपना होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। सेल का ये जो इन्वायरमेंट होता है इसको हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ये कहते हैं, या इसके इंटरनल इन्वायरमेंट की जगह ये वर्ड यूज़ किया जाता है इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट का। तो ये इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है इसका सेल का। और सेल के जो बाहर वाला इन्वायरमेंट होता है उसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का। तो ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो ये जो सेल होता है जो इसने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करता है, अगर इसके पास एक्स्ट्रा हो जाए तो बॉडी से निकाल देता है ये सेल, और अगर कमी हो जाए तो बाहर से ये वाटर और सॉल्यूट्स को ले लेता है। और ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहा होता है ये सेल अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद फ्लूइड के साथ करता है, और वो फ्लूइड जो सेल के बाहर पाया जाता है हम उस फ्लूइड को नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ऐसा फ्लूइड जो सेल के बाहर पाया जाता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम भी दिया जाता है। तो सेल उसके साथ जो है वो होम्योस्टेसिस के दौरान डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कर रहा होता है। यहाँ पे हम अनदर एग्जांपल लेते हैं, हम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज एक ऑर्गेनिज्म है होम्योस्टेसिस को डिस्कस करने के लिए। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑर्गेनिजम्स जो है इसको टू कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। इसकी जो पहली कंडीशन है जो इसको सामना करना पड़ता है, लेट्स सपोज वो ड्राई कंडीशन के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ड्राई कंडीशन के अंदर वो क्या करेगा, और इसके साथ साथ अगर अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, वाटर बहुत ज़्यादा मिकदार में इसके पास मौजूद है, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर उसके पास मौजूद है, तो देन वो क्या करेगा,
अब देखिए जब ड्राई कंडीशन होती है तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी से जो है वो सारा का सारा वाटर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ड्राई कंडीशन में भी वो एक ख़ास लेवल वाटर और सॉल्यूट का अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है। और जो है इसी तरह जब वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेसिव वाटर सप्लाई होती है, तो उस दौरान ये नहीं होता कि सारा का सारा वाटर जो है उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और उसकी बॉडी की फ्लडिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उस दौरान भी वो जितनी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की उतना वाटर बॉडी के अंदर रहता है, जो सरप्लस वाटर होता है उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अडाप्टेशन होती हैं जो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में लेके आते हैं ताकि उनमें एडजस्ट हो सके। जैसे वो एनिमल जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं उन्होंने ड्यूरिंग द एवोल्यूशन सीख लिया है कि उन्होंने वाटर को कंजर्व करना है, और वो एनिमल जिनको अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है उन्होंने जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान ये लर्न कर लिया है, उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस ले आए हैं कि उन्होंने अपनी बॉडी से सरप्लस वाटर को निकाल देना है ताकि वो उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सके और अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके। इस तमाम डिस्कशन से एक बात का अंदाज़ा होता है कि ये होम्योस्टेसिस जो है ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना चाहता है तो उसको अपना होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ये होम्योस्टेसिस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अडाप्टेशंस आती हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान।